अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। और जिस तरह से अभी हमने ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पैकेज देखा, आज है 25 दिसंबर और मुल्क भर में आम तातील है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश रिवायती जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, और क्यों ना मनाया जाए। उन्होंने हमें पाकिस्तान जैसा ऐसा अजीम मुल्क जो दिया है। कायद-ए-आज़म की जितनी कोशिशें रही हैं, कायद-ए-आज़म सियासतदान भी थे, कायद-ए-आज़म कानूनदान भी थे, और इसके साथ साथ कायद-ए-आज़म ने हम सब पर जो एहसान किया है उसकी मिसाल नहीं है। लेकिन कायद-ए-आज़म का विज़न और कायद-ए-आज़म की जो एक सियासत थी, या उनका जो एक पैरामीटर्स था लोगों के हवाले से, क्या हम वो तमाम तर चीज़ें फ़ॉलो करते हैं? क्या आज उस कायद के पाकिस्तान में हम उस तरह से रहते हैं? क्या सबके पास बराबरी है? क्या सबके पास बराबरी के हुकूक हैं? बिल्कुल हैं। कायद-ए-आज़म का जो विज़न था उसमें यही कहा गया था कि जो अक़लियतें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और तमाम लोग एक दूसरे के साथ बराबरी से, खुशहाली से रहें, सबको अपने अपने राइट्स दिए जाएँ। इसके अलावा इस पाकिस्तान के बनने में हमारे बुज़ुर्गों ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं वो बेमिसाल हैं। ये पाकिस्तान हमें जिस तरह से मिला, और हमारा मुल्क जितना खूबसूरत है, हमारा मुल्क जितना हसीन है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जिस तरह से हर साल न्यू ईयर पे हम रेजोल्यूशन लेते हैं कि अब नए साल में हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, इसी तरह आज 25 दिसंबर के दिन भी हमें ये रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि आज के बाद से हम कोई एक चीज़ अपने अंदर चेंज करेंगे जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा हो, हमारी कौम को फ़ायदा हो। तो कायद-ए-आज़म का ये 148वां यौम पैदाइश जो कि मनाया जा रहा है, इससे पहले अभी आपने देखा कि गवर्नर सिंध और वज़ीर आला मज़ार कायद पर मौजूद थे, और वहाँ पर गार्ड्स की जो तब्दीली है उसकी पुरवकार तकरीब भी हुई, और जो काकूल एकेडमी उनका दस्ता जो है ये फ़राइज़ अंजाम देगा। तो जिस तरह से आज मुल्क भर में खुशी है, जिस तरीके से आज ये दिन मनाया जा रहा है, उसी तरह से हमें आज ये रेजोल्यूशन भी पास करना चाहिए कि हम अपने मुल्क को कम से कम अपने तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी से ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए कोई बड़े बड़े फ़ैसले करने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक दूसरे का साथ दें। बस अगर आप आज ही रेजोल्यूशन करें कि अपनी गलियों को, घरों को, सड़कों को साफ़ रखेंगे तो साफ़ रखें, लोगों से प्यार करें, सबको बराबरी के हुकूक दें। और हाँ, बिल्कुल, आज अक़लियतों के हवाले से अगर बात की जाए तो क्रिसमस बरादरी जो है वो अपना त्यौहार मजहबी जोश जज्बे से मना रही है, जिसके लिए उनको बहुत सारी बेस्ट विशेस। और हमारा मुल्क ऐसा ही है, हमारे मुल्क में सब बड़े मिलजुल कर रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। जो लोग बाहर से आते हैं और हकीकत देख कर जाते हैं पाकिस्तान की, चाहे वो व्लॉगर हों, उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान या कहीं से भी हो, तो वो ये हकीकत देख कर जाते हैं और पूरी दुनिया में बताते हैं कि पाकिस्तान कैसा है। लेकिन सोशल मीडिया पर या फिर हमारे पड़ोसी ममालिक से जिस तरह की बातें की जाती हैं, उस पर ज़रा अफसोस होता है, क्योंकि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, उनका साथ दिया जाता है। इनफैक्ट यहाँ तो पूछा भी नहीं जाता कि कौन कहाँ से है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो भी पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज दिखाते हैं, उनको भी मैं यही कहूँगी कि पहले पाकिस्तान आइए, पहले हमारे मुल्क में आइए, हमारी मेहमान नवाज़ी देखिए, हम लोगों से मिलिए, फिर आपको एहसास होगा कि हम दुनिया की बेहतरीन कौमों में से एक बेहतरीन कौम है। जी हाँ, तो आज के दिन कायद-ए-आज़म डे पर हम सब ये रेजोल्यूशन करेंगे कि हमने अपने अंदर क्या क्या चेंज लाना है, और क्या एक ऐसी चीज़ है जो हम आज से करना स्टार्ट करेंगे जिससे हमारे मुल्क को, कौम को फ़ायदा हो, और जो विज़न है कायद-ए-आज़म का उसकी तकमील हो सके। तो शो में आज ज्वाइन करेंगे हमें बहुत सारे ऐसे नन्हे सितारे, ऐसे नन्हे डिबेटर्स जो कि आपको बताएंगे कि वो पाकिस्तान के लिए क्या सोचते हैं, अभी से उनका क्या विज़न है। इसके अलावा हमें जो है बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट भी शो में ज्वाइन करेंगे, और हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ होंगे जिनसे हम पूछेंगे भी कि जब वो छोटे थे तो वो ये दिन कैसे सेलिब्रेट करते थे। मैं भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगी। तो शो में आज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। आप भी हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आज का दिन आपका क्या रेजोल्यूशन है, आप जब छोटे थे, या आप इस दिन को कैसे मनाते हैं, या आप क्या सोचते हैं, आप क्या एड ऑन करना चाहते हैं कि हमारा मुल्क कैसे बेहतर हो, हमारे मुल्क की तामीर तरक्की में आप कैसे काम कर सकते हैं। तो शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, बस वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10।
वेलकम बैक। तो जनाब हमारे सीनियर रिपोर्टर्स ने हमें ज्वाइन किया है। आज़ाद भाई हमारे साथ हैं और अयाज भाई भी हमारे साथ हैं और आज छुट्टी का दिन है तो सब लोग छुट्टियां जो है वो अपनी आज के दिन की जो छुट्टी है स्पेशली वो भी घर पर होंगे और आपने ज़रूर बताना है कि आप लोग आज क्या करेंगे, क्या रेजोल्यूशन है, कहीं आप लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे। लेकिन हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं और उनसे आज के दिन के हवाले से बात करते हैं। आज़ाद भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि 25 दिसंबर ऑब्वियसली हम सब के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश है, लेकिन कायद-ए-आज़म का जो विज़न था वो विज़न क्या था, उसको ज़रा सा बताएं, ब्रीफली डिस्क्राइब करें। और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या ये वही हमारे इस पाकिस्तान में क्या वही तमाम तर चीज़ें हो रही हैं जिस तरीके से वो विज़न लेके चले थे। आज 3 हमारे जो कायदे हैं उनके यौम पैदाइश का दिन ये सा लग रहा है। हाँ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद मुस्लिम लीग नवाज़ मियाँ नवाज शरीफ, कायद कराची मुर्तज़ा वहाब साहब बैरिस्टर जिसका मीर मुर्तज़ा कहते हैं, उनका भी यौम पैदाइश है और तीनों को सलगरा मुबारक हो। 2 तो हमारे दरमियान हैं लेकिन बाकी एक मुल्क से बाहर, एक कराची में है, लेकिन एक तो इस दुनिया में नहीं रहे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिसने हमें पाकिस्तान दिया, आज हम आज़ाद मुल्क में आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कायद-ए-आज़म ने सब कुछ हमें दिया। कायद-ए-आज़म एक मिसाल बने, लेकिन हमारी कौम को एक मिसाल बनने के लिए वक्त तो मौजूद है लेकिन वक्त दरकार है। अच्छा। उस तरफ हम उस राह पर गामज़न नहीं है। उस राह पर गामज़न के लिए हमें नीयत से, सच्चाई से, खुलूक से, इखलाक से काम करने की ज़रूरत है। उस तरफ हम गामज़न है नहीं। वक्त के हुक्मरान हों, हमारे इदारे हों, रियासत के चारों सुतून इस वक्त अगर कायद के दिए गए राह पर चलने की कोशिश करें तो हमारा मुल्क मिसाली मुल्क बन सकता है। लेकिन उस मुल्क को मिसाली मुल्क बनाने के बजाय हम कशमकश का शिकार हैं, अपने ज़ाती अना का शिकार हैं। यही जो कशमकश है ना, यही हमने ख़त्म करनी है और अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। अयाज भाई, आज के दिन की मुनासबत से आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? फिर हम कायद-ए-आज़म के विजन पे भी बात करेंगे। देखिए, एक तो आज का दिन आप कह रही हैं छुट्टी का दिन है। हाँ। सबकी है, लेकिन हमारी छुट्टी नहीं होती। हम आए हुए हैं, हम काम कर रहे हैं। हाँ। और जो बात कायद-ए-आज़म की है ना, वो काम 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 और बस मंज़िल सिर्फ मंज़िल काम। मंज़िल। हाँ। उसके बाद कायद-ए-आज़म की 3 चीज़ें थी, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। सही। ये 3 चीज़ें जो मैं बात, यानी 3 वो और चौथी ये कि काम हाँ। काम काम। हाँ। ये 4 चीज़ें का फुक़दान तो अब हमारी इस कौम में जो होना चाहिए था वो हाँ। नहीं। सही। यूनिटी ख़त्म हो चुकी है। हाँ। हम धड़ेबंदियों में, लसानियत में, चीज़ों में घिरे हुए हैं, जो कि हम बता रहे हैं, जिसका खुमियाजा आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान भुगत रहा है। ठीक। जिसका खुमियाजा हाँ। पाकिस्तान भुगत रहा है। अगर आपकी यूनिटी है तो आप जब सब एक नेशन होकर काम करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान तरक्की करेगा, तो वो हाँ। आपके लिए ही बेहतर है। जब आपका सही। मुल्क तरक्की करता है तो आपको, मुझे, नीचे तमाम लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचता है। फेथ, अब आपकी जो एक दूसरे के ऊपर एतमाद, फेथ जो है वो अब ख़त्म होता जा रहा है कि आप उस पर भरोसा नहीं करते, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। इसलिए होता है कि हुकूमत पे भरोसा नहीं हमने करते। लोगों को, हमारे लोगों ने दूसरे लोगों के साथ इतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें की कि लोगों का एक दूसरे पे से जो एतमाद है ना वो भी ख़त्म हो गया। आप देखें कि कितने ज़्यादा जो है यहाँ पर इस तरह के कैंपेन्स हैं, कितनी ज़्यादा जो है लोग जाते हैं, किसी कंसल्टेंसी में चले जाएं या कहीं पर भी चले जाएं तो उनको कोई ना कोई धोखा मिल रहा होता है। किसी भी वो जगह जाते हैं, अगर वो कोई छोटे से काम के लिए भी गए तो उनको जो है वो ज़्यादा प्राइस पे चीज़ मिल रही होती है। तो इसीलिए हमने आपस में ना एक दूसरे का ये जो एतमाद है, ये फेथ है, ये 3 लफ्ज़ों से वो हाँ। कौम को 3 लफ्ज़ दे गया। अगर आप ये 3 लफ्ज़ पे टिक जाएं हाँ। तो आप दुनिया की बेहतरीन कौमों में और इस मुल्क की तरक्की में मेन किरदार होगा। आप 3 चीज़ों को ज़रा सोचें, जो लफ्ज़ हैं वो 3। हाँ। दो रंग देखकर गया। एक परचम हमारा सफ़ेद सब्ज़ है, हाँ। जिसमें चांद और सितारा है, जिसमें इंसाफ, अक़लियतों को हुकूक शामिल है। हाँ। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में वो हो नहीं पा रहा है। वो किसकी ज़िम्मेदारी है? हाँ। आपकी है, मेरी है, हमारी रियासत की है। लेकिन रियासत उस ज़िम्मेदारी को पूरा निभाने को तैयार है ही नहीं। लेकिन यहाँ बात है ना कि ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारी कौम की भी है, हमारी भी है, ठीक है। हम सब ये कहते हैं कि जी वो ये काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे, मगर अगर इसी तरह चलेगा तो फिर आगे हम किस तरह लेके जाएंगे अपने मुल्क को? हमारी कितनी बड़ी, अयाज भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर इंडिविजुअल कम से कम अपना काम तो करे। देखिए, सब बात ये है कि दूसरे पे उंगली उठाना तो बहुत आसान है ना। हाँ। आपको, हम यही बात करते हैं ना यहाँ के रोज, हमारा क्या दुख और रोना क्या है? यही है, एक ही है। ये एक ही है ना कि आप सुधर जाएं।
सही, आप दूसरे को छोड़ दें, अपनी बुराइयों पे कू कर लें, अपनी इस्लाह कर लें, तो आप बाकियों को बोलना फिर बनता है कि जब मैं सुधर जाऊं, सही, मेरी ज़ात से किसी और को तकलीफ ना हो या मेरी वजह से कोई दूसरा परेशान ना हो। आप थोड़ी देर ये तो सोचें, पूरे दिन में अगर आप 5 मिनट अपना ये निकाल लेंगे आज पूरे दिन में आपकी वजह से और आपने क्या गलत किया। हमारी सोच तो इस तरह से ना कि भाई मेरे अकेले के सुधर जाने से क्या होगा, मैं ही अगर अकेला ये सब काम करता रहूंगा या मैं ही कोई अच्छी चीजें करता रहूंगा तो इससे क्या हो जाएगा। ये क्या जरा सा थॉट है, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करें। देखिए, बात ये है कि ज़रूरी है ना, हाँ, कि आपको सोचना, अपने लिए अपना एहतसाब करना बहुत ज़रूरी है। अपना एहतसाब नहीं करेंगे तो फिर बात ये कि मैं अब वो आदमी, मुझे बड़ी हंसी बाज़ों का, जब हम फील्ड में जाते हैं लोगों से मिलते हैं तो लोग जो सामने बैठा हुआ आदमी, जैसे मैं अभी लोगों को कह रहा हूँ तो लोग सोच रहे होंगे कि खुद कितने अच्छे हैं, हाँ, जो दूसरों को इतना बड़ा बयान या फलसफे यहाँ पे इतने बड़े वो फिलोसोफर बन के बैठे करना शुरू करें। जब आप कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहें, जब आप कोई पॉजिटिव मैसेज की बात करें, कुछ भी अच्छी चीज़ें आप बात करें ना, तो लोग सबसे पहले आपको जज करते हैं, अच्छा ये खुद करते होंगे, यानी ये भी एक जजमेंट है। आज़ाद भाई, आप इसके ऊपर बात करें कि भाई अगर हम में से कोई किसी की इस्लाह कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है, तो उसी को जज करना शुरू कर देते कि पहले आप अपना बताएं। आज़ाद भाई, बात यह है कि हम मैं हूँ, आप हो या अयाज साहब हो, हाँ, लेकिन पहले हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है, हमारा अपना काम क्या है। मेरा काम है कि मेरा काम ये कप और गिलास उठा के साइड में रखना है। मेरा काम ये नहीं टेबल उठा के साइड रखनी है। ठीक, जब मैं कप उठाने के बजाय टेबल को उठाऊंगा तो कप गिर जाएगा, गिलास टूट जाएगा, नुकसान होगा। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। हर शख्स जब तक अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा, अपने कामों के पर तवज्जो नहीं देगा, दूसरों के मामलात मुदाखलत करेगा, तो इस तरह के मामलात कभी सुधरेंगे नहीं। सही, जिस तरह हमारे मुल्क में हो रहा है। मैं मिसाल दी एक टेबल, गिलास और कप की। हमारे पास रियासत चल रही है दूसरों के मामलात में मुदाखलत करना। जब तक दूसरों के मामलात में मुदाखलत करना बंद नहीं होगी, तब तक हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न नहीं होगा। ये पौधा है, पौधा, इस पौधे को आप पानी वक्त पर नहीं दोगे, इस पौधे को सूरज की रोशनी से नहीं बचाओगे, तब तक ये पौधा फैलेगा नहीं, बड़ा नहीं हो सकता है कभी भी। हर चीज़ की अल्लाह पाक ने हर चीज़ के लिए एक निज़ाम रखा हुआ है। उस निज़ाम को हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न नहीं होगा। इसलिए हमारे तमाम तर जो रियासत के इदारे हैं, ख़ासतौर पर चारों सुतून हैं, उनको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी होगी। चाहे मैं हूँ, बाकी जो 3 सुतून हैं, उनको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी होगी। जब तक हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी, जो कायद ने हमें मशवरा दिया था, जो हमें हमारी राह छोड़ कर गया था, उस राह पर चलना ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो कायद-ए-आज़म का विजन है उसको अगर फॉलो करें तो हर बंदा इंडिविजुअली अगर अपना किरदार अदा करे तो इस माशरे में, हमारे मुल्क में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन हमारा थॉट ये है कि भाई सिर्फ हमारे अकेले करने से क्या होगा। इस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में यह वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, आज 25 दिसंबर है, कायद-ए-आज़म डे के हवाले से भी हम बात करें। इसके अलावा अक़लियतें जो हैं, आज क्रिसमस बरादरी जो है वो भी अपना मजहबी त्यौहार जो है जोश और जज्बे से मना रही है। तो अयाज भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। और जिस तरह मैं अभी इंट्रो में बात करी थी कि पाकिस्तान के हवाले से लोग बहुत सारी बातें करते हैं, पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज जो है वो पेश करते हैं कि जी पाकिस्तान में ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा कि हमारी जो अक़लियती बरादरी है उसके साथ किसी ने कोई भी ऐसी बात की हो जो उनको नागवार गुजरे या उनको दुख पहुंचे। हम सब बड़ा मिलजुल कर रहने वाली कौम है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कह रही थी कि हम में से तो कोई किसी से ये पूछता भी नहीं है कि आप कौन है और आप कौन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बिल्कुल सही कहा। आपके घर के बहुत सारे ऐसे जो अमूर हैं वो उन्हीं की वजह से हैं। आपके बहुत से ऑफिसेज़ के अमूर ऐसे हैं जिसमें वो आपका एक कलीदी किरदार है उनका। अब कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो वो सिर्फ वो ही कर सकते हैं जो आपकी अक़लियती बरादरी के लोग होते हैं। जो आज ख़ास करके जो हमारे क्रिश्चियन भाई बरादरी जो आज बना रही है अपनी ईद, वो कुछ देखें, नर्सिंग की जॉब जो है ना वो उन्हीं को सूट करती है। किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, अस्पताल में जाएं, आपको जितने नर्सेज मिलेंगे, मिलजुल कर काम करना अब आपके वो मेन जो नर्सेज हैं वो आप देखेंगे आपको सबसे ज़्यादा जो और वो इस काम में उनको इतनी सेटिस्फेक्शन है कि उसको बिल्कुल दिल से करते हैं। तो आप जब उनको बैठ के आप कोई आपका पेशेंट हो, कभी आप सिर्फ उसकी जॉब देखें। मैं अक्सर मेरे घर में मेरे वालिद साहब हैं, वो जब आते हैं मैं यही देखता हूँ कि
इनको कितना सुकून है अपनी जॉब के अंदर। हाँ, और मैंने, आप यकीन करें, मैं ये बात मैंने दूसरे अपने जैसे उनसे हट के लोगों और को रखा, माशाल्लाह ये उनको आप हमारी हटने, मेरी बात ये देखें आप, वो जो इससे हट के लोग होते हैं बड़ा ना, किरदार अदा कर रहे हैं, बड़े एक्टिव हैं, बहुत आगे हैं और पाकिस्तान के लिए विजन रखते हैं कि हमारे इस मुल्क को उससे आगे कैसे हटके लेके वाले जाना है। लोग जो हैं वो उस जॉब पे फिट ही नहीं होते, वो कर ही नहीं पाते, वो छोड़ के चले जाते हैं हाँ, कि हम नहीं कर पा रहे। सही। लेकिन अब आप देखें कि उन लोगों के पास कितना, उनको ज़हनी तौर पे वो अपना माइंड मेकअप है, कितने स्ट्रॉन्ग, वो आपके एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं आपकी सोसाइटी के अंदर। हाँ, बिल्कुल। आपके वो काम वो कर सकते हैं जो वो लोग कर रहे हैं और वो आप नहीं कर सकते। तो सही। उनके लिए अप्रिशिएट करना, उनका साथ देना, उनको डिग्रेड करना, ये हम पे बनता नहीं है। बनता नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो कि आप सोशल मीडिया पर देखें, हमारे पाकिस्तान नहीं आए होते, पाकिस्तान देखा नहीं होता, पाकिस्तान के लोगों से मिले नहीं होते, हम लोगों से मिले नहीं होते, लेकिन वो वहाँ बैठ के सिर्फ जो इमेज प्रोजेक्शन है वो कर रहे होते हैं, एंड दैट्स रॉन्ग। आप पहले किसी कंट्री में जाएं, वहाँ की सकाफत, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोगों से मिलें तो आपको आइडिया होगा कि ये हमारी फैमिली मेम्बर्स की तरह होते हैं। और ये पाकिस्तान में जितनी बराबरी है शायद ही किसी और कंट्री में जो है वो इतने राइट्स होंगे। सो वी आर वेरी लविंग नेशन। आज़ाद भाई, ये बताइए कि आप जब छोटे थे और बचपन में, जाहिर सी बात है हर किसी की हर ख़ास दिन पे ना एक मेमोरी होती है कि जी हम 14 अगस्त पे ये करते थे, हम 25 दिसंबर को ये करते थे। तो थोड़ा बताएं कि आप किस तरह जो है ये आज का दिन मनाते थे और क्या आपकी एक्टिविटी होती थी, और अब क्या चेंज देख रहे हैं आप? सच ये है कि मैं स्कूल के दौर में स्टेज का अदाकार था, मतलब आर्टिस्ट था। अच्छा, चले भाई, ये अच्छा, आज एक इंकशाफ हुआ है। आज़ाद भाई स्टेज आर्टिस्ट। मैंने स्टेज पर लड़कियों का भी किरदार अदा किया, बाप का भी किरदार अदा किया, बेटे का किया, अच्छा, दादा का भी किया। मुझे वो दो दिन आज याद आ रहा है, बचपन याद आ आंखों में। वो दौर ऐसा अजीम दौर था। स्कूल के दौर में स्टेज ड्रामे करके हम स्टेज से नीचे उतरते थे और शहर में दाखिल होते थे, तो लोग कतारों में हमें देखते थे, ये लड़का वही है जिसने फलाना ड्रामा किया था, ड्रामे में उसका हिस्सा था। हाँ, लेकिन बदकिस्मती से वो दौर अजीम दौर था। हाँ, लेकिन आज के दौर में मोबाइल फ़ोन है, हाँ, टीवी है। उस वक्त हमारे पूरे गांव में एक टीवी होता था, ब्लैक कलर का, अच्छा, देखने जाते थे, एक घर में सही, होता था, हाँ। किसी एक घर में इत्तेफाकन नहीं होता था। दूसरा, आपने अकलतों की बात की, मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ, मेरा इलाका उमरकोट थरपारकर मीरपुर खास डिवीज़न है। उस इलाके में मजमूई तौर पर 60 से 65% अकलती बिरादरी आबाद है। हमारे पास वहाँ मुस्लिम हिंदू नहीं है। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने आज का दिन जो उनकी पैदाइश हुई थी, उनका ये मंशूर था या उनका ये मिशन था, अकलतों के और मुस्लिम के हुकूक बराबर के बुनियाद के होने चाहिए। बिल्कुल बराबरी के अपने हुकूक दी। हमारे पास कास्ट है, मैं नोड़ियो हूँ, हिंदू में कास्ट है, माली है, मैशूरी है, खत्री है, लोहानो है, सोनारो है, दर्जी है, हमारे पास दर्जी भी कास्ट है। हमारे पास आप कहते हैं जो कारपेंटर होता है, तमाम जितने भी लोग हैं सबके बराबरी के हुकूक, उनकी कास्ट है। हमारे पास हिंदू मुस्लिम है नहीं है, कास्ट से पहचान, हमारी पहचान है। अच्छा, दूसरा बात की कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना ने हुकूक दिए, कुछ अच्छा की बातें हमारे सियासी जमातों में उसकी भी करनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जमात है, मैं इस कायदे आज़म के मिशन को या सियासी लाना नहीं चाहता, कुछ अच्छी चीज़ें उस पर आता हूँ। मसीह बरादरी का आज क्रिसमस डे है। हमारी सिंध असेंबली जो जिसने पाकिस्तान बनाया, पहली करारदाद पास की, उसका डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद क्रिश्चियन है। हमारे पास एक मसीही खातून लड़की है, हमारे दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के कराची डिवीज़न के सदर है, उनकी बेटी है, वो MP है। इससे कबल जरदारी साहब जो मुल्क के सदर थे उस वक्त, हमारे जो MNA थे जिसको शहीद किया गया, मारा गया, मजहबी वो इल्ज़ाम है, हाँ, इंतहा पसंद में, वो MNA थे। इस वक्त पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मसीह बिरादरी के, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे वोट यहाँ से लिए, MNA यहाँ से, लेकिन मखसूस निश्चित पर वहाँ से। अच्छा, एक और बात यह है कि अनवर लालडीन, एक मेरा दोस्त है, आया सब जानते होंगे, होटलों पर बैठता है बेचारा, गरीब, मोटरसाइकिलों पर बच्चे लेकर स्कूल छोड़ के आता है, पूरी मेहनत मजदूरी करता है, उसको सेनेटर बना दिया। मतलब सेनेटर बना हमारे पास, यही बात तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल जो अच्छा जो कायदे का मिशन है उसको लेकर सियासी जमातें चलें, तो ये हमारा जो कायदे का मिशन है उसको लेकर चली तो उसमें फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। लेकिन हमारे पास मजहबी रवादारी, चलिए जी, बिल्कुल सियासी रवादारी को एक, अच्छा अयाज भाई, जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि फेथ हो गया, आप अगर डिसिप्लिन की बात करें, सो व्हाट डू यू थिंक कि जो डिसिप्लिन है
वो राइट नाउ हमारे आपको इस शहर कायद की बात करें तो चले ओवरऑल पाकिस्तान छोड़े, शहर कायद में डिसिप्लिन नज़र आता है आपको? किस चीज़ में कहाँ ढूंढूं मैं वो हाँ, मतलब ठीक है ना। देखें, आप दो चीज़ें, एक तो आपकी पहले जो बात थी कि जो पाकिस्तान पहले कभी नहीं आया, हाँ, कोई भी चाहे गोरा है कोई और मुल्क से है, जब वो पाकिस्तान आते हैं कहते हैं ये तो इसका जो प्रोजेक्शन थी ये तो वैसा है ही नहीं, वैसा है ही नहीं, ये तो बहुत ही डिफरेंट मुल्क है, बहुत ही डिफरेंट नेशन है, बहुत ही हम तो समझते थे कि यहाँ पत्नी हमें क्या समझते हैं लोग, हमें क्या मॉन्स्टर समझते हैं असल में। पाकिस्तान क्योंकि के क्या लोगों होता है को। कि हमें अपने मुल्क की नेगेटिव इमेज दिखा के ना वीज़े लेने होते हैं, तो हम अपने मुल्क की पॉजिटिव इमेज दिखाते ही नहीं है, क्योंकि स्किल्स डेवलपमेंट पे या स्किल्स के ऊपर तो हमें जाना नहीं होता। हमें तो ये बताना होता है जी हम बड़े मजबूर हैं, हम बड़े परेशान हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये होती है इमेज प्रोजेक्शन। अगर आप बताएं कि नहीं मैं पाकिस्तान से हूँ और मेरा मुल्क बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऑब्वियसली मज़ीद आगे टेक्नोलॉजी के लिए पढ़ने के लिए आना है, तो आप यकीन करें आपके मुल्क का इमेज जो है ना वो बेहतर हो जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुल्क में रहें या मुल्क से बाहर रहें, अपने मुल्क की इमेज प्रोजेक्शन करना और जो सही है वो बताएं ना। मैंने तो नहीं देखा यहाँ पर किसी के साथ भी इस तरह से होते हुए। 20 साल पहले जब आप ट्रैवल करते थे ना, आप बताते थे आप पाकिस्तान से, हाँ, तो आपको देख के लोग बोलते हैं आर यू इंडियन, यानी आप पूछते हैं आप इंडियन हैं, तो हम बोलते हैं नहीं मैं पाकिस्तान से हूँ। सही। तो पूछते हैं ये किधर है, हाँ, तो मतलब नेबर नेशन है, नेबर कंट्री है पाकिस्तान। हाँ। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सिर्फ हम बोलते हैं ना पाकिस्तान, अच्छा यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ जी, अब पाकिस्तान का क्योंकि वो इमेज ऐसा बन गया। हाँ। पिछले हमने जो वॉर इन टेरर जो इतनी लड़ी, जिसमें हमने अपनी 90,000 से ज़ायद जो हमने कुर्बानियाँ दी, उसके बाद हम इतने मशहूर हो चुके हैं कि पूरी दुनिया का एक कॉमन, क्योंकि जितनी स्मार्ट फॉर्म भी हमारी है ना, जितने हम पॉलिटिकल अवेयर कॉम है, हमारे यहाँ ढाबों पे, सड़कों पे, गली कूचों में, ड्राइंग रूम्स में पॉलिटिकल अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है। आप किसी बच्चे से, हमारी यूथ आजकल जिसको हम कहते हैं, वो इतनी अवेयर हो चुकी है कि आप उससे बात करें तो सबसे पहले तो पुराने सियासतदानों को अपराइटली वो जो है ना कुछ बोल देते हैं। वो इतने सारे स्टैंड्स आपके सामने रखते हैं कि बस। मैं ये समझता था जब मैं ट्रैवल करके देखी दुनिया में लोगों, तो मैं कहता था यार ये आम पब्लिक जो या आम बच्चे या यंगस्टर्स हैं वो डम हैं, उनको इतनी दुनिया में इतनी उनके पास ना नॉलेज है। हमारी उस मुकाबले में आप किसी से भी बात कर लें ना, या हमारे किसी स्वीपर, किसी छोटे काम करने वाले से भी, जो काम करने वाले लोग हैं उनसे भी बात करें, वो पॉलिटिकल अवेयर हैं, वो आपसे बात कर सकते हैं। आप उनसे बात करें, वो ऐसा तजिया दे देंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि उनके पास इतनी नॉलेज है। इवन आप होटलों में जाएं, आप इंटीरियर में चले जाएं, वहाँ पे लोग बैठ के कचहरी बैठते हैं, और इसके ऊपर जैसे हम टीवी के ऊपर टॉक शोज होते हैं वो उसके ऊपर बैठ के बात करते हैं। आप उनकी बातें सुने, आप हैरान हो जाएंगी। तो ये हमारी कौम में ये चीज़ अवेयरनेस है बस। अब जो हम लैक कर रहे हैं, जो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है, वो है डिसिप्लिन, जो कि हम स्कूल से पढ़ते आते हैं। डिसिप्लिन आपको स्कूल से सिखाया जाता है, आपको घर से सिखाया जाता है, लेकिन पता नहीं 18 साल गुजरने के बाद जब आप 19 और 25 साल की उम्र में आ जाते हैं तो वो डिसिप्लिन कहाँ चला जाता है। वो सड़कों पे गाड़ी चलाने वाला हो, बाइक चलाने का हो, चाहे आपसे बात करने का हो, या आपको फौरी एक बात के ऊपर आप बहुत ज्यादा इस वक्त हमारी खासकर यंगस्टर से मेरी गुजारिश होगी कि वापस डिसिप्लिन में आ जाएं। इस शहर मुल्क जो है इस तरीके से नहीं चल सकता, बेहंगम होकर नहीं चल सकता, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सही जी, आज़ाद भाई और अयाज भाई हमारे साथ थे, और बात यही है कि हम पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई भी सिचुएशन देखें, अगर डिसिप्लिन के साथ चलें, और कराची में तो मुझे लगता है डिसिप्लिन की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो ट्रैफिक के मामलात हैं उसमें तो बर्दाश्त करना भी बड़ा ज़रूरी है, टॉलरेंस रखना भी बड़ा ज़रूरी है, और डिसिप्लिन से अगर हमारा ट्रैफिक चलेगा ना तो हमारे बहुत सारे और भी मसले हल हो जाएंगे। तो आज का दिन बड़ा ख़ास है और आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल है हर पाकिस्तानी के लिए, चाहे वो मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो। और इसी वाले से एक और गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगी, और ये बड़ी ज़बरदस्त टैलेंटेड सी जो है वो स्टूडेंट है आयशा। आपको इनसे मिलवाएंगे स्केच आर्टिस्ट से, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब आज है बड़ा अहम दिन, और आज के दिन के हवाले से जिस तरीके से मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी स्टोरी शेयर की थी और आपको ये बताया था कि अगर आप में भी कोई टैलेंट है, आप कोई नज़म सुनाना चाहते हैं या आप कोई ऐसी पॉजिटिव बात करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमारे शो पर हमें कांटेक्ट करें, और फिर हम बताएंगे कि हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है। और अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो बहुत टैलेंटेड स्केच आर्टिस्ट हैं, इनका नाम है आयशा। इनसे जानते हैं कि ये स्केचिंग जो है वो कब से कर रही हैं और ये शौक़ इनको कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अच्छा, अभी जैसे मैंने आपकी ये स्केचेस वगैरह देखे ना, तो मेरा दिल चाह रहा है कि बस जल्दी से आयशा के स्केचेस जो है वो आपके साथ में शेयर करूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आयशा से भी बात करते हैं और आयशा से पूछते हैं। आयशा, ये कब से आपको शौक़ था, आपने कब से स्टार्ट किया, और थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। थोड़ा तो गॉड गिफ्टेड भी था, लेकिन हाँ। बचपन से ही शौक बहुत ज़्यादा था। तो अच्छा। प्रैक्टिस में तो शुरू से ही रखा, स्कूल में भी मैं सबसे अच्छी आर्टिस्ट थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने इंटरमीडिएट के बाद डिप्लोमा करा है उसमें ना, सही। स्किल पॉलिश करने के लिए, क्योंकि सेल्फ टॉट तो होता ही है, लेकिन स्किल पॉलिश करना भी ज़रूरी होता है। मुश्किल होती है स्केचिंग, या क्या बड़ा बस क्रिएटिव माइंड चाहिए होता है, या फिर बंदा जो सोचता है वो कर लेता मुश्किल है? तो बहुत होती है, मुश्किल होता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है। अच्छा, क्योंकि उसके अंदर बड़े फाइन करनी पड़ती है ना सारी चीज़ें। क्योंकि आप जरा से भी गलती कर दो तो वो फेस चेंज हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों की जो होती है ना फेवरेट पेंटिंग्स होती हैं, स्केचेस होते हैं, व्हाट डू यू लाइक? आप ज़्यादातर क्या पेंट करती हैं, क्या स्केचेस बनाती हैं? मुझे पोर्ट्रेट्स भी पसंद है, हाँ। लेकिन मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो कैलीग्राफी है। कैलीग्राफी करते हैं, सही। तो आज के दिन की मुनासबत से आप कुछ बताएं कि आपने इससे पहले या अभी जो आप मैं देख रही थी कि आप अभी स्केचिंग कर रही थी, और आयशा भी वो शो के एंड अप होने से पहले जो है प्रॉपर आपको दिखाएंगी कंपाइल करके। आयशा, ये वाली अगर आयशा की दिखाएं हम पोर्ट्रेट, तो ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो आयशा ने स्केच किया है। आयशा, इसके बारे में कुछ बताइए। ये लिखा हुआ है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जी, ये मैंने पिछले साल बनाई थी। मैं हर साल जो है ना 14 अगस्त पे और 25 दिसंबर पे काइट डे आता है या इंडिपेंडेंस डे आता है, तो मैं इस तरह की ड्राइंग्स बनाती हूँ। अच्छा। तो ये भी सालों की ही है। तो ये कितने दिन में आयशा बनाई है? इसमें कितना टाइम लगा? ये बहुत ज़बरदस्त आपने यहाँ पर लिखा हुआ है द लीडर सेलिब्रेटिंग काइट डे, और वहाँ है द फादर ऑफ नेशन, हैप्पी बर्थडे कायद-ए-आज़म, एंड पूरा आपने इसको जो है वो बड़ा ज़बरदस्त डिस्क्राइब किया हुआ है। 25 दिसंबर के लिए ही था। अच्छा, और वहाँ पर आपने इसमें क्या मेंशन किया हुआ है उस ये साइड इनका पर? ही कोट था कायद-ए-आज़म का, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। दैट कैन अनडू पाकिस्तान। सही सही सही। अच्छा, ये बड़ा अच्छा, तो ये कितने आपने, मतलब ये जब आप बना रही थी तो आपने ये जो है सोचा हुआ था कि जी मैं इस तरह का स्केच बनाऊंगी? जहन में क्या था? क्योंकि स्केचें जो जितने भी ये पेंटर्स होते हैं या जो स्केच बनाते हैं ना, इनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ये इनका विजन क्या है, ये क्योंकि जो सोचते हैं हाँ उसको कंपोज करना जहन में, दैट्स अ बिग थिंग। ये बताएं। पहले तो कायद-ए-आज़म की पोर्ट्रेट थी, तो मैंने सोचा था कि जो जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं पहले अलग कर लूँ, जैसे कि टॉम था कायद-ए-आज़म का, पाकिस्तान का झंडा और ये सब, तो मैंने सब कुछ मिक्स किया। उसमें कैलीग्राफी भी ऐड की उनके नाम लिखने के लिए, तो पूरा कंपोजिशन करके उसमें पाकिस्तान का मैप भी लिखा और उनका कोड भी लिखा। तो पूरी कंपोजिशन बना के पहले मैंने सोचा था, फिर उसको पेपर पे डिवाइड किया था, फिर उसको बनाया था। बड़ा बहुत खूबसूरत जो है वो स्केच है। अच्छा, एक और भी जो है वो स्केच है, और ये भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो है वो तस्वीर है। अगर ये दिखा सके हमारे कैमरामैन, उसको फोकस कर सकें, तो ये बड़े खूबसूरत जो है वो स्केचेस आयशा आपने बनाए। अच्छा, एक और स्केच भी है आयशा का, जो कि आयशा के पास इस वक्त मौजूद है, और मैं चाहूँगी कि वो स्केच भी आयशा मुझे दिखाएं। एंड दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल स्केच। ये अगर आप फोकस कर सकें और ये ज़रा देखें कि इसमें आयशा ने जो है एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि आयशा, आप क्या बता रही थी, आपने स्टैम्प्स बनवाए इसके? मुझे ये एक यूनिक आइडिया लगा था कि थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि पेंसिल और कलर्स तो सभी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं पाकिस्तान के जो फ्लैग है उसका स्टैम्प बनवाऊं और उससे पूरी पेंटिंग बनाऊं। ओके, तो इसके लिए ना आयशा ने क्या किया कि इसके बाकायदा तौर पर स्टैम्प्स बनवाए, फिर उससे ये पूरी पेंटिंग बनाई। और ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया कि आपने इस तरीके से बनाना है ये? क्योंकि वही बात है ना कि जितने भी स्केचर्स होते हैं या पेंटर्स होते हैं ना, उनका जो विजन होता है वो सबसे पहले वो सोचते हैं कि हमने करना क्या। और कुछ अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि इंस्टेंट आप बस बैठे हैं कि आज मुझे स्केचिंग करनी है, आज मुझे कैलीग्राफी करनी है, और बस जो दिल में आया आपने पेंट किया, और उसके बाद वो एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ बन जाती है? ऐसा कभी हुआ है? कभी अनप्लान्ड कभी कोई स्केचिंग की हो? बिल्कुल होता है, अनप्लान्ड अच्छा, भी होता है। हाँ। और कभी फेलियर्स भी बहुत आते हैं कि आप पूरा प्लान कर लो, उसके बाद भी आप फेल हो जाते हो, वो भी होता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल अनप्लान्ड होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, वो भी बहुत अच्छा बन लेकिन जाता जब भी आप कोई इस तरह की चीज़ कर रहे होते हैं ना, कि आप 14 अगस्त के लिए कुछ लिख रहे होते हैं या कुछ पेंट कर रहे होते हैं या फिर कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ लोग जैसे अब स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर लोग मिली नगमों की जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी हम कुछ ये डिफरेंट करेंगे, ये बड़ी अच्छी एक जो है ना पॉजिटिव इंटेंशन होती है। तो इसमें एक जज्बा अलग होता है
बिल्कुल कि जब आप एक आम पेंटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब आप ऐसी पेंटिंग कर रहे हैं जो आप डेफिनेटली 14 अगस्त के लिए कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो 25 दिसंबर पे कर रहे हैं, तो क्या एक फिर आम पेंटिंग क्या की थॉट अलग- आता है? हाँ, एक आम पेंटिंग की अलग हैसियत होती हाँ। है, लेकिन जब आप पाकिस्तान के लिए कुछ करते हैं तो उसकी फीलिंग बिल्कुल अलग होती है, एक अलग मोहब्बत होती है पाकिस्तान से। हाँ सही। अच्छा, एक और पेंटिंग जो आप सुबह यहाँ पर बना रही थी और अभी भी कंपाइल नहीं हुई, और वो आयशा कॉफ़ी के साथ में बना रही है, ये बड़ा कुछ अमेजिंग है। ये ज़रा बताएं इसके बारे में आयशा। ये मेरा एक- कॉफ़ी के साथ आप बना रही जी, हैं? ये मेरा एक यूनिक हाथ में है। आप ज़रा ये दिखाएं कि किस तरीके से आयशा जो है ये स्केच, ये देखें, ये जनाब ये देखें, ये भी इसमें ये तो अगर डिटेलिंग्स फोकस रहती कर है। सकें तो ये दिखाएं कि ये कॉफ़ी के साथ स्केच बना रही थी और अभी ये कंपाइल नहीं है, अभी ये आप करेंगी, मतलब बैठ के अभी इसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये स्केच जो है ये कैसा बना है। ज़बरदस्त आयशा, मतलब चलें ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, कॉफ़ी के साथ ये आइडिया, दिस इज़ समथिंग सो मच क्रिएटिव। ये कहाँ से आइडिया है आपके पास? बस खुद ही नहीं तो फिर भी आपने क्या सोचा कि चलो मैं ये वाला कलर यूज़ करती हूँ, या ये मुझे कलर सिर्फ कॉफ़ी में मिलेगा, या फिर ये कुछ बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा? क्योंकि इसके लिए बड़ा प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है। अगर कॉफ़ी मतलब हैंडल करना, उसका कलर हैंडल मुश्किल करना, होता है। हाँ लेकिन यही सोचा था कि यूनिक करना है कुछ, शुरू से यही आइडिया था हाँ। कि बस कुछ यूनिक करना है, क्योंकि ये सारे मीडियम्स तो सारे आर्टिस्ट करते हैं, सही। लेकिन कुछ यूनिक करना था, आगे जाना था, तो इसलिए कॉफ़ी इन्वेंट की कि ये हाँ। भी करते हैं, लेकिन इसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। तो बिल्कुल, बहुत प्रैक्टिस time की तो practice ज़रूरत की। है, तभी तो मैं देख के हैरान हो गई कि जनाब हमारे पास बहुत सारे पेंटर्स हैं, बहुत सारे स्केचर्स हैं, लेकिन कॉफ़ी के साथ में स्केच बनाना, दिस इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट। और प्रोग्राम के एंड में जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना, तो हम आपको दिखाएंगे कि यहीं बैठे बैठे हमारे शो पर जो है वो आयशा ने किस तरह से ये स्केच जो है वो कंप्लीट किया है। तो ये जो है ये हमारे टैलेंटेड पाकिस्तानी हैं, और ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के बढ़ते हुए सितारे, यानी चमकते हुए सितारे हैं। तो आयशा जो है हमारे साथ मौजूद रहेंगी यहाँ पर, और फिर शो के एंड में हम दिखाएंगे कि आयशा ने स्केच कैसे कंप्लीट किया। शो में वक्त तो एक ब्रेक का, आपने कहीं जाना, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो आज के दिन के हवाले से इस वक्त शो में हमारे गेस्ट ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर मखदूम हमारे साथ हैं और आयशा शब्बीर भी हमारे साथ हैं। आयशा जो हैं वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और डिबेटर भी हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, आप दोनों हमारे शो पर आए। अच्छा मखदूम और आयशा, अभी हमारे शो पर ना बहुत अच्छे जो है ना स्टूडेंट्स, बच्चे हैं जो कि डिबेट करेंगे और बताएंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आज के दिन की मुनासबत से उन्होंने क्या प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले जो है वो बुलाते हैं मोहम्मद अफनान को, और ये 8 साल के बच्चे हैं, और देखते हैं कि ये क्या शेयर करेंगे। अफनान जो है, अफान आए, इधर से आइए, इधर से आइए, चलें जी, इधर से आएँ आप। थोड़ी सी अफान से ना इधर सामने अफान से थोड़ी सी बात भी करते हैं। अच्छा अफान, ये बताएं आपके कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी मैं 3 क्लास में पढ़ता हूँ। 3 क्लास में पढ़ते हैं। जी। और डिबेट का शौक है आपको? जी अच्छा, स्कूल में आप डिबेट करते हैं? नहीं। अच्छा चलें जी, अब आप जो है वो बताएं कि आप क्या डिबेट करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर आयशा जो है ना वो भी बैठी हुई है और वो डिबेट में उन्होंने कंपटीशन भी विन किया हुआ है। चलें जी। शेक्सपियर कहता है कि कुछ लोग पैदा ही अजीम होते हैं और कुछ कामयाबी की बदौलत अजमत हासिल कर लेते हैं। गो के बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में अजमत व काबिलियत और नेक नामी की सारी शाबाश, चलें कंटिन्यू करें, यू कैन डू इट। और नेक नामी की सारी खूबियाँ पैदाइशी थी और हमें खुशकिस्मती हासिल रही कि बोलें। और हमें खुशकिस्मती कि बाबुल इस्लाम दुनिया भर चलें, आई गेस अफ़ान जो हैं बड़े क्यूट हैं और बड़े टैलेंटेड हैं। और अफ़ान जो है, थोड़ा सा अफ़ान को हम पानी शानी पिलाते हैं, उसके बाद जो है फिर दोबारा से अफ़ान को बुलाएंगे और अफ़ान फिर हमें बताएंगे कि किस तरीके से अफ़ान जो है वो डिबेट कर सकते हैं। तो जनाब कायनात हमारे पास हैं और ये 9 साल की हैं, इनसे जानते हैं। कायनात जल्दी से आ जाएँ आप, ठीक है? अफ़ान थोड़ा सा आप पानी शानी पी के आएँ, नो इशूज़। कायनात आइए। चले जी, ये हैं एक नन्ही सी परी कायनात। होल्ड इट। कायनात कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 2 में। डिबेट का शौक है? चले जी, आज कायनात जो है वो हमें बताएंगी कि कायनात जो है वो क्या विजन रखती हैं और क्या कहना चाहती हैं। चले कायनात। एक हुए थे तो बना था पाकिस्तान,
एक रहेंगे तो बचेगा पाकिस्तान। जनाबे आला, ये हम सब का पाकिस्तान, ना नया पाकिस्तान ना पुराना पाकिस्तान, ना तेरा पाकिस्तान ना मेरा पाकिस्तान, ये हम सब का पाकिस्तान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, पाकिस्तान में सब आज़ाद होंगे, चाहे वह मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सब अपने अपने मज़हब के मुताबिक अपनी इबादत गाह में इबादत कर सकते हैं। हमारी सेना अब सिर्फ पाकिस्तानी होगी, ना कोई सिंधी होगा, ना बलोची, ना पंजाबी, ना पठान। हम सब कलमा पढ़ने वाले हैं। पाकिस्तान हम सबका वतन है। जनाबे आला, मैं बेटी हूँ इस धरती की, हाँ वतन की परस्तार, फरदौस रही जगती आँखों में, हे वतन से मुझको प्यार। जनाबे आला, कायदे आज़म की रूह हमसे ये तकाज़ा करती है कि हम सच्चे दिल से एहद करें, अपने प्यारे वतन को सजाएंगे हम, ज़रे ज़रे को सूरज दिखाएंगे हम। फूल से मगर शरारे भी है, नरम ले रहे मगर तूफान की धारे भी है, वो कायद तो बन जाएंगे शेर हम, एक दिन लेकर दिखाएंगे कश्मीर। चले जी, ज़बरदस्त। कायनात ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हमें डिबेट करके सुनाई। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है असमत। चलें जी, असमत आ जाए। असमत जो है ये सिर्फ 6 साल की है, 6 years old। चले जी, और बड़ी क्यूट सी इन्होंने ड्रेसिंग की हुई है, बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 1 में। चलें। मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन इकराम, आज हम यहाँ अपने अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं। कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए वक्फ कर दी। उनकी क़यादत में हमने आज़ादी हासिल की और एक अलहदा वतन पाकिस्तान हासिल किया। हमारे कायद ने हमें ईमान, इत्तेहाद, तंजीम का दर्स दिया। उन्होंने कहा कि कामयाबी के लिए मेहनत और ईमानदारी ज़रूरी है। हमें उनके उसूलों पर अमल करते हुए पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करना है। आइए आज के दिन हम ये अहद करें कि हम अपने कायद का ख्वाब पूरा करेंगे और पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। तूने इस बाग को सींचा है लहू से अपने, तूने इस बाग को सींचा है लहू से अपने, तेरी खुशबू से तेरा बाग हमेशा महके, तेरी खुशबू से तेरा बाग हमेशा महके। शुक्रिया। चले जी, बहुत ज़बरदस्त। ये है जनाब असमत और इन्होंने डिबेट की। अफ़ान, आप आ जाएंगे? चलें जी, आए जी। अब जी अफ़ान बताएंगे हमें कि अफ़ान क्या आज डिबेट में क्या कहना चाहते हैं। शेक्सपियर कहता है कि कुछ लोग पैदा ही अजीम होते हैं और कुछ अपनी जिद्दोजहद और कारनामों की बदौलत अज़मत हासिल कर लेते हैं। गो के बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में अज़मत व काबिलियत और नेक नामी की सारी खूबियाँ पैदाइशी थी और हमें खुशकिस्मती नसीब हुई कि रब्बे कायनात ने बाबुल इस्लाम सिंध के मशहूर शहर कराची में 25 दिसंबर 1876 को पैदा होने वाले कायदे आज़म यानी जिनके वालिद का नाम जिन्ना पूंजा था कि जैसे ही ये पैदा हुए तो लोगों ने इन्हें देखते ही ये कहना शुरू कर दिया कि बच्चा एक दिन बादशाह होगा। और ये अल्फाज उस वक्त सच साबित हो गए कि जब कायदे आज़म ने पाकिस्तान बना लिया, हमें एक आज़ाद वतन हासिल करा दिया और हमें जुल्म से निजात दिला दी और हमें अपना घर दिला दिया और हमें ये आज़ाद मुल्क यानी पाकिस्तान दिला दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़बरदस्त भाई, क्या बात है आपकी। अफ़ान, आपने तो बड़ी ज़बरदस्त डिबेट की है और ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो डिबेट करें, आप बहुत अच्छे डिबेटर बनेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू। चलें जी, तो ये जो है इनको कहते हैं पाकिस्तान के चमकते हुए सितारे और ये वो हैं जो कि आगे चल के हमारे मुल्क कौम का नाम जो है वो रोशन करेंगे। हमारे साथ जो है
वो डॉक्टर मखदूम मौजूद हैं, आयशा मौजूद है, लेकिन इंस्टेंट यहाँ पर ब्रेक आ गया है। इन लोगों से बात करने से पहले हम जाएंगे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब डॉक्टर मखदूम हमारे साथ हैं, आयशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मखदूम, आज के दिन के हवाले से आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? और थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं और ज़रा सा ये बताएं कि आप जब छोटे थे तो कैसे इस दिन को आप मनाते थे और क्या कुछ आपकी एक्टिविटीज़ होती थी? तो सबसे पहले तो जब बच्चों की स्पीचेस सुनी तो अपने ही बचपन की गलियों में हम लोग भी भटक रहे थे। तो ऐसा ही होता था कि स्कूल में मतलब जो है वो होता था, इस तरह का कोई भी इवेंट होता था। तो सबसे पहले तो हमें डिबेट्स, स्पीचेस, वो चीज़ें दी जाती थी और उसमें जो है ना वो वैसे ही बनाते थे जैसे आज आके देखा। इसके अलावा फिर ये होता था कि मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती थी कि आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि मैं बाबा से पूछता था, बाबा मतलब मोहम्मद अली जिन्ना की हिस्ट्री मुझे बताएं, पाकिस्तान कैसे बना, क्या हुआ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ, वही जब रटी रटाई तकरीरें की, कहानियाँ सुनी, वो सब जब चीज़ें सुनी तो बिलाखिर इस नतीजे पर पहुँचे कि आज जो आपका टॉपिक भी था कि मिल्लत के पासबां हैं मोहम्मद अली जिन्ना, बिल्कुल। तो एहसास हुआ कि वाकई में आज तक वो पासबां हैं। मतलब अगर फिजिकली देखें तो जिस्मानी तौर पर तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके तमाम जितने भी जो है वो आइडियाज़ थे, उनकी जो थ्योरीज थी, उनके जो कौल थे, वो आज भी अगर मैं चाहूँ ना तो वो हमारे लिए काफ़ी मैं समझता हूँ इफ़ेक्टिव साबित हो सकते हैं। सही। मैं थोड़ा सा इस चीज़ में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ और उसमें ये बात करना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना स्टूडेंट मुस्लिम लीग स्टूडेंट फेडरेशन के इस इजलास में बैठे हुए थे 1942 में। तो वहाँ पर इजलास में स्टूडेंट्स के सामने उन्होंने बात की कि जो है वो मुझसे ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान का तर्ज़ हुकूमत क्या होगा। तो मैं कौन होता हूँ पाकिस्तान का तर्ज़ हुकूमत तयन करने वाला? वो तो 1300 साल पहले हमें कुरान मजीद में बयान करके बताया गया। लिहाजा कुरान मजीद हमारे लिए रहनुमाई का जरिया है और हमारे पास मौजूद है। हम उसी तर्ज़ हुकूमत पर कुरान जो है ना वो पाकिस्तान को और इसको जो है ना वो चलाएंगे। तो आज मैं ये समझता हूँ कि वाकई में ही कुरान मजीद हमारे पास भी मौजूद है, तर्ज़ हुकूमत भी मौजूद है, हम उसको फॉलो करें तो कितना मतलब अच्छा हो जाएगा। खैर लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह से बनी कि आज अगर कायदे आज़म होते तो शायद मेरे जैसे स्टूडेंट के सामने बैठकर ये बोल रहे होते कि खा गया मेरे वतन को बांट कर इस एहतमाम से कि मेरा वतन जैसे चोरी का माल हो जैसे। तो मतलब आज अगर होते तो शायद उनके अल्फाज फिर कुछ इस तरह से होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान के जो करंट सिचुएशन है, हमारी नेशन बहुत अच्छी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन शायद मोटिवेशन की कमी है। आयशा जो है वो हमारे साथ मौजूद है। आयशा, आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगी? आप क्या कहना चाहेंगी कायद आज़म के विजन के हवाले से? सबसे पहले तो ये बच्चों की तकरीर बहुत अच्छी थी। हाँ, जरा सा थोड़ा सा इस पे बात करें। बहुत अच्छा अफान जो थे वो आपने उनको देखा, ये अक्सर ऐसा होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी बच्चे में या किसी में टैलेंट की कमी है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट लास्ट इम्प्रेशन, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इसी तरह समझते हैं, लेकिन टैलेंट की पाकिस्तान में कोई कमी नहीं। और आप जब डिबेट करती थी आपके साथ ऐसा होता था? बिल्कुल ऐसा होता था। हो चुका है, लाइफ फ्रेम्स में हो चुका है। लेकिन कोई मसला नहीं होता, गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में। तो ऐसा हो जाता है, कोई मसले की बात नहीं। तीनों बच्चों ने बहुत अच्छा करा, बहुत कम उम्र में इतना बोल लिए, प्रोग्राम में आके बहुत बड़ी बात होती है। सही। तो तीनों ने अपने लिहाज से बहुत अच्छा बोला। बस यही इन सबको देख के अपना दिन याद आ गया कि हम भी कभी ऐसे ही किया करते थे स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे। तो अभी भी चैनल्स वगैरह पे जाना होता है। तो बस वही बात है कि कायद आज़म ने बड़ी उम्मीदों के साथ हमें आज़ाद तो करके ये मुल्क दे दिया। लेकिन बस अफसोस कि हम उनकी उस मकसद को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आज बड़े पीछे रह गए हैं, बहुत से अपना ही नुकसान कर रहे हैं हर चीज़ में। अब तो वो होता है ना कि हम लोगों को इंडिविजुअली अपने तौर पे चीज़ें ठीक करनी होगी, कि हम लोगों को खुद भी आगे बढ़ना होगा और जो हमारा कम से कम हम कर सकते हैं वो काम तो कर लें। बिल्कुल। और हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम ना हाथ उठा लेते हैं कि हमारा कोई मसला नहीं है, हमारे हुक्मरान ही गलत है। हम अपने गिरबान में नहीं झांकते हमारी कितनी गलतियाँ, हम अपने आप को नहीं देखते। तो क्या मैसेज क्या देना चाहेंगी आज के दिन पे, कि क्या रेजोल्यूशन? मैंने तो भाई शुरू में यही इंट्रो में ये कहा था कि हमें जिस तरह से हम न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस रखते हैं ना, और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बड़ी सारी आप पोस्ट देखोगे मखदूम, आयशा के आपका क्या रेजोल्यूशन है नए साल का, आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन आज के दिन के हवाले से जो रेजोल्यूशन है
व्हाट डू यू वांट टू डू फॉर योर कंट्री, व्हाट डू यू वांट टू डू फॉर योरसेल्फ, ये आज एक एक रेजोल्यूशन हमें रखनी चाहिए ना। मैं जो मैसेज देना चाहूँगी वो यही दूंगी कि हिम्मत, उम्मीद और खुद एतमादी, ये 3 चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। बिकॉज मैं भी अपना बिजनेस रन कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। तो बस यही कहूँगी कि हिम्मत से काम लें, उम्मीद रखें, खुद एतमादी रखें अपने ऊपर, इंशाल्लाह ताला सब अच्छा होता है। अच्छा, मेरी तरफ से तो यही चीज़ हमेशा यही होती है कि भाई तारीख गवाह है, पीछे से देखते हुए जहाँ भी इनकलाब आया है, जो तहरीक आज़ादी में हमने बात की, नौजवानों का बड़ा अहम किरदार होता है। तो इंडिविजुअल तौर पर अगर नौजवान चाहे तो वो अपने जितने भी उसके पास रिसोर्सेज है उसकी बेसिस पर अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए तो वो चीज़ हो जाएगी। और दूसरा ये है कि फिर जो हुकूमत है हमारी, उनसे ये है कि भाई हमेशा नौजवानों ने ही हर तारीख को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लेकर आए। तो जितने भी टैलेंटेड लोग हैं हमारे पास, उनको आप अपॉर्चुनिटीज़ दें, हमारा मुल्क खुद ब खुद तरक्की की राहों पर गामज़न हो जाएगा। सही, बहुत अच्छी बात की। अच्छा मखदूम, चलें जी, हमने अपनी सेल्फ के बारे में बात कर ली कि हमें अपने आप को ठीक करना है, लेकिन ओवरऑल आपको एक होता है ना कि एक की पॉइंट डिसिप्लिन भी है, यूनिटी भी है, फेथ भी है। फेथ के ऊपर हमारे सीनियर रिपोर्टर्स बैठे हुए थे, उस पर हमने बात की। यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये कितने बड़े की फैक्टर्स हैं। अगर ये हम लोग वाकई इसके मायने समझें और वाकई यूनिटी हो और जो डिसिप्लिन हो, तो आप सोचें कि हम कहाँ से कहाँ चले जाएं। अच्छा, इस पर बड़ी मज़े की बात आपने की है। देखिए, सबसे पहले यूनिटी डिसिप्लिन उसके पास आएगा जो बंदा एजुकेटेड हो, इसको पता हो। अब हिटलर ने से किसी ने पूछा कि इतने कम अरसे में आपने इतनी बड़ी चीज़ें, जंगें कितनी कैसे फतह कर ली? उसने बोला जब मुझे मेरे मुल्क के लिए सोल्जर चाहिए थे ना, मैंने अपने जो है ना वो मुल्क का जो सिलेबस बनाया था, यानी एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया था कि उस वक्त लोग ऊपर आते थे, वो सोल्जर बनने के लिए तैयार होते थे। तो कहने का ये मतलब है, हम चाहते हैं हमारा बच्चा डिसिप्लिन सीखे, हम चाहते हैं वो अगर वो यूनिटी के तमाम इनमें, मतलब कायदे आज़म ने भी तो इत्तेहाद और जो है ना मुनज़्ज़म और तमाम तंजीम और तमाम चीज़ों का बताया है। तो वो तब पता लगेगा जब मेरे बच्चे को पता तो होगा ना हमारा बच्चा क्या है। मुआशी हालात ऐसे हैं, सुबह को उठता है, हम उससे या तो जो है ना वो तसला पकड़ा देते हैं या कोई ऐसा आलात पकड़ा देते हैं मजदूरी के, वो जाता है मजदूरी। 75% हमारे लोग ऐसे हैं कि जो नहीं पढ़ते। हालांकि कहने को तो हमारी जो है ना वो लिटरेसी रेशो इतना है, लेकिन वो भी वो है जो अपना नाम लिख सकते हैं, वो लिटरेट पर्सन थोड़ी होता है। तो मैं इसमें यही बात कहूँगा, अगर हम चाहते हैं कि ये डिसिप्लिन, इस तरह की चीज़ें हम अपने नौजवानों को सिखाएं, सबसे पहले आप उनको एजुकेशन की तरफ लेके आ जाए। आप ज़्यादा काम ही ना करें। मेरी डिमांड इतनी, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट में करप्शन को हटा के मुनज़्ज़म तरीके से उसको फ्री ऑफ करप्शन, किसी भी इन्फ्लुएंस के बगैर आप इन 2 डिपार्टमेंट को चलाएं। विद इन फ्यू ईयर्स, 5 to 10 ईयर्स आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो खुद ब खुद आपको तरक्की याफ्ता करने में जो है ना वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चीज़ों को ना खुद भी टेकअप करना चाहिए और खुद अच्छाई की तरफ लेकर चलना चाहिए। अच्छा, कायदे-ए-आज़म के विजन के हवाले से बात करते हैं आयशा, तो उसमें हमारे यहाँ जो अक़लियती बरादरी हैं, आज जो है वो क्रिसमस का त्यौहार उनकी जानिब से मजहबी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है और हमारी तरफ से भी बहुत सारी बेस्ट विशेस। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो लोग नेगेटिव प्रोजेक्शन करते हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है, मगर उन्होंने खुद ग्राउंड रियलिटी आके चेक नहीं की होती, तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि आप इस पे क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो सबको बराबरी के हुकूक मिलते हैं। बिल्कुल, कायदे आज़म ने यही कहा था कि हर मज़हब को आज़ादी हासिल होगी, तो बिल्कुल ऐसा है। हर बंदा अपना मज़हब खुल के यहाँ पे मना रहा होता है और ऐसा होना भी चाहिए। तो वैसे आज क्रिसमस डे है, तो हमारी तरफ से सबको मुबारकबाद। सही। तो इसमें कुछ बातें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इस तरह की थिंकिंग क्यों है, क्योंकि हमने जो पाकिस्तान हासिल किया था वो टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे किया था कि भाई हिंदू और मुसलमान अलग कौमें और वो सब चीज़ें। फिर मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जब देखा कि पार्टीशन के बाद कि भाई अब जिस तरह का हमें पार्टीशन मिला है वो वैसा तो नहीं है जो हम चाहते थे, उसमें जो उन्होंने फर्स्ट पब्लिक स्पीच की थी कराची में, वो अगर किसी को याद ना हो तो मैं याद दिला देता हूँ कि हर कोई जो है ना अपने मजहब, मतलब उस पर जो है ना वो अमल पेरा होने के लिए है। हर बंदा मस्जिद मंदिर हर जगह जाने के लिए जो है ना वो आज़ाद है, खुद मुख्तियार है। पाकिस्तान की रियासत में उतने ही हुकूक मुसलमानों को हासिल हैं जितने तमाम लोगों को हासिल होंगे। लेकिन थोड़ा सा ऐसा है जो कि हमने उलमाए कराम से इनसे सुना कि जो लफ्ज़ मेरी क्रिसमस होता है ना, उसका ये मतलब होता है नऊज़ बिल्ला कि अल्लाह के घर बेटा पैदा हुआ है, जो उन्होंने मीनिंग बताई हमें। तो इस सिचुएशन में हम उनको मेरी क्रिसमस के तौर पर तो नहीं दे सकते, विशेष नहीं दे सकते, उनका अपना एक रिलीजियस त्यौहार है।
हम इसको, मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ, हम क्या उनको होता है कि हर्ट हमारे ना मुल्क करें। में ना सबके साथ ही जिस तरह से बराबरी का सलूक होता है मखदूम, और जिस तरीके से मैं मतलब ये जो प्रोजेक्शन की जाती है ये बिल्कुल नेगेटिव है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि आज के दिन के हवाले से जो एक आम पाकिस्तानी है उसको आज क्या उसके जहन में होना चाहिए, आज से उसका क्या जो है वो इंटेंशन होना चाहिए कि वो किस तरीके से आज एक काम ऐसा करेगा जो मुल्क के लिए, जो कौम के लिए बड़ा पॉजिटिव हो। जैसे कि हम आज से ये सोच लें जी ठीक है, हम जो कचरा है वो कहीं हम नहीं फेंकेंगे, हम जाके डस्टबिन में ही फेंकेंगे जी। अगर हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो हम हॉर्न बजा बजा के जो है ना वो बाकियों को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे, हम नॉइस नहीं करेंगे, हम डोमेस्टिक वायलेंस से दूर रहेंगे। तो ये जितने बड़े बड़े दिन होते हैं ना, ये हमें रिमाइंड कराते हैं कि हमें अपनी तमाम तर चीज़ें करेक्ट करनी है। उनमें एक ही चीज़ ये हो सकती है मेरे मुताबिक, जिस सिचुएशन से अभी मुआशी हालात हमारे मुल्क के हैं, तो हर बंदा अपनी क्वालिफिकेशन और काबिलियत के हिसाब से, यानी जो उसकी स्किल्स हैं, जितना उसने पढ़ा है, काबिलियत है, उसके हिसाब से वो अपनी कोई भी नौकरी हासिल कर ले और उस पर ना कमाना शुरू कर दे। अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके हिसाब से भी हमारे पास जॉब्स मौजूद हैं, और जो पढ़ा लिखा नहीं है मतलब हैं, दोनों के हवाले से वो मौजूद है। तो आज के बाद मुझे ये लगता है इस सिचुएशन में हमें लोगों को ये समझाना चाहिए कि खुद को और अपने औलाद को अपनी स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब दिला दो, ताकि वो जो गलत काम हो रहे हैं वो उनसे बचें। अच्छा, वो जब मजदूरी करेगा तो एक माइशत खुद ब खुद जो है ना इम्प्रूव होती चली जाएगी, इंडिविजुअल तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी। तो मेरे हिसाब से अभी ये करना चाहिए कि हमें जॉब्स, जो इंडस्ट्रियल वाले इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, उनको भी एक बात समझनी चाहिए कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट और इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। यूथ कितना किरदार अदा कर सकती है इस तमाम तर चीज़ों को चेंज करने में? तो हमें पता है कि पावरफुल ग्रुप वी हैव ऑफ यूथ, मगर यूथ को क्या करना चाहिए कि वो ये जो हम जिन चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं वो ये चेंज करें? सबसे पहले तो वो खुद की तरबियत करना शुरू कर दें, जितने उनके पास वसाइल मौजूद हैं उनके हिसाब से अपनी स्किल्स के मुताबिक काम करना शुरू कर दें। मैं फिर कहता हूं कि मैं हमेशा इस बात पे हूं कि जब भी दुनिया में कहीं भी इनकलाब आया है वो नौजवान ही लेकर आए हैं। अभी भी नौजवान ही इसमें अपना किरदार अदा करेंगे। उनका किरदार क्या है, आप ये ना देखें कि आपके पास कितनी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जितनी हमारे पास भी थी हमने भी उनको यूटिलाइज किया। आपकी जो अपनी स्किल है उसकी बेसिस पर खुद को आगे लेकर आएं। अगर आपको हेल्प की उसकी ज़रूरत है तो लातादाद NGOs और यूथ जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं यूथ पार्लियामेंट का भी हिस्सा हूँ। तो हम उन्हीं प्लेटफॉर्म से आपकी स्किल्स की बुनियाद पर जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी हम ज़रूर करेंगे, लेकिन अपने आप को वेस्ट ना करें और ये ना समझिए कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि बंदा हारता उस वक्त है जब खुद हार मान ले, वरना जो ठान लेता है वो अपनी मंजिल तक पहुँच के ही रहता है। हमारे यहाँ लोगों की ये है कि उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो खुद को पहचान भी नहीं पाते कि मुझ में क्या स्किल है। तो वो उस चीज़ को ना छोड़ें। पेरेंट्स की भी ये है कि भाई अपनी औलाद को अपनी स्किल्स के मुताबिक जॉब्स दिलाएं, उनको कैरियर चूज करवाएं। अगर किसी बंदे को इस मामले में मुश्किलात हैं, हम बैठे हुए हैं, आप हमारे साथ आके रब्ता करें, हम इंशाल्लाह इस मामले में आपको सपोर्ट करेंगे। जो आपकी स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह जो भी मंजिल होगी उस तक पहुंचाने में हेल्प जरूर करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं बिलाल ये बात कि हम लोग ना मेहनत नहीं करना जानते, हम लोग मेहनत नहीं करते हैं और कहते हैं हमसे तो हो ही नहीं रहा। ये बात तो ना हम रोजाना करते हैं कि हम लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते और बस सब चीज़ें चाहिए बिल्कुल, लेकिन मेहनत नहीं करनी। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। अल्लाह ताला ने आपसे मेहनत मांगी, नतीजा नहीं मांगा। अल्लाह ताला कहता है आप अपना 100% दो, नतीजा मुझ पे छोड़ दो, मैं किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम हाथ उठा लेते हैं, हमसे तो कुछ होता नहीं है, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम मेहनत ही करना नहीं जानते। हमारे अंदर खुद एतमादी की कमी है, हमारे अंदर उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। सही सारा मसला वरना जितनी इंथुजियास्टिक हमारी पाकिस्तानी कौम या हमारी जो यूथ है वो है, आप अगर पड़ोसी मुल्क की बात करें या दीगर ममालिक की बात करें, वहाँ पर लोग स्ट्रेस का शिकार हैं, वहाँ पर लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। आप उनसे बात करें, उनके पास क्वालिटी ऑफ लाइफ मौजूद है, दे आर लिविंग गुड लाइफ, मगर उनके पास ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये थॉट्स नहीं है, ये जो कहते हैं ना कि ये एक उम्मीद या एक जज्बा, ये वाकई आपको मिसिंग नजर आएगा मखदूम। बिल्कुल 100% बात की आपने। हमारा नौजवान मतलब अभी आप हर एक चीज में डिपार्टमेंट से देख लें, एवरी प्रोफेशन। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इतना चेंज आया है कि मैं काफ़ी सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख रहा हूँ, वो यूथ मेंबरशिप भी स्टार्ट कर रही हैं, वो सब कर रही हैं। तो बिल आखिर मोहम्मद अली जिन्ना का जो एक विजन था, आहिस्ता आहिस्ता आने के बाद अब हर
एक सियासतदान, हर एक लीडर इस नतीजे पे पहुंचा है कि हमारा जो नौजवान तबका है ये बहुत एनर्जेटिक भी है। और 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ में शेक्सपियर ने भी ये वाली बात बोली कि ये वाला जो होता है वो ऑनर के लिए उसमें बंदा कुछ भी कर सकता है। तो मैं यूथ को ये वाला पैगाम ज़रूर देना चाहता हूँ कि देखिए हमारे पास लीडर्स, उनके आइडियाज़, उनकी थ्योरी सब मौजूद है। खुद को इस्तेमाल होने से बचाएं। काफ़ी सारे लोग आपको अपने मफाद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप मुल्की मफादात के लिए काम ज़रूर करें। अपने डिपार्टमेंट्स का, अपने इनका ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसे अनासर हैं जो हमारी यूथ को थोड़ा सा डाइवर्जन लेके जा रहे हैं, अपने मफादात के लिए यूज़ करें। वही चीज़ अगर वो मुल्की मफादात के लिए काम में आएगी, मैं बोलता हूँ इनकलाब आने से अन्य तरीक़ों से कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल एक छोटी सी गज़ल है मोहम्मद अली जिन्ना साहब के हवाले से, जी श्योर, तो वो मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब होते तो शायद मैं एक नौजवान जो है ना वो उसके सामने बोलता कि बेअसर हो गए सर्व हरफे नवा तेरे बाद, बेअसर हो गए सब हरफे नवा तेरे बाद, क्या कहें दिल का जो हाल हुआ तेरे बाद, तू भी देखे तो ज़रा देर को पहचान ना पाए, ऐसी बदली कूचे की फ़िज़ा तेरे बाद, और तो क्या किस पैमा की हिफाजत ना होती, हमसे एक ख्वाब संभाला न गया तेरे बाद। तो मैं शर्मिंदा हूँ एक नौजवान होने की हैसियत से, और अपने नौजवानों से ही ये बात ज़रूर करता हूँ कि ये ख्वाब हमारे लिए उन्होंने देखे थे, हमारे रोशन मुस्तकबिल के लिए देखे थे, और हमें रोशन मुस्तकबिल का मामार बोला है उन्होंने। तो हमारी ज़िम्मेदारी है, ये वतन भी हमारा है, हम हैं पासबा इसके, और लीडर, सियासतदान सब शायद कुछ नहीं कर सकते, आए मिलकर साथ जो ना वो उठाते हैं और ज़िम्मेदारी उठाते हैं। और आने वाले वक्त में हम बैठकर बताएंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना भी इस बात को सुनकर शायद खुश हो जाएंगे कि ये वही वतन है कि जिनका उन्होंने ख्वाब देखा था। चलिए जी, बिल्कुल हम सब का ख्वाब यही है कि जो कायद-ए-आज़म का विजन हो वो पूरा हो। अच्छा, ये स्केच जो है आयशा ने कंपाइल कर लिया है, और अभी जब हमारे शो चल रहा है तो आयशा ने इसको बैठे बैठे जो है वो कंपाइल किया है। आयशा, दैट्स रियली ग्रेट। आपने ये कॉफ़ी के साथ जो है अभी बैठ के मैं देख रही थी तो ये वहाँ पर इसको बना रही थी, और ये है टैलेंटेड लोग पाकिस्तान के, ये वो टैलेंट है, ये वो चमकते हुए सितारे हैं जो कि हम आपके लिए लेकर आते हैं, हम हाईलाइट करते हैं, हम आपको बताते हैं कि हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है। और जिस तरह मैं बात कर रही थी ना हमारी यूथ से रिलेटेड, तो हमारी जो यूथ है पूरी दुनिया में शायद आपको ऐसे नौजवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोग शायद बहुत तरक्की कर गए होंगे, शायद बल्कि यकीनन लोग हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन जो विज़न, जो उम्मीद और जो फेथ हमारे पास है शायद वो किसी और के पास नहीं है। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बहुत सारा थैंक्स मखदूम और आयशा के लिए, शो पर आए और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें ऐड ऑन की। शो के बाद आपको मिलवाएंगे ऐसे लोगों से जो कि लोगों की खिदमत का जज्बा रखते हैं और किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, और ये कितना बड़ा शोबा है, और ये कौन लोग हैं जो कि अपनी जान जो है वो ख़तरे में डालकर लोगों की जानें बचाते हैं। ऐसे लोगों को हम इनके आने से पहले ही जो है ना वो सलाम पेश करते हैं। जब ये आएंगे तो इनकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन आपके साथ में शेयर करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब, अब जिस शोबे की तरफ हम इशारा करेंगे या बात करेंगे या आपसे इस शोबे से रिलेटेड दो ज़बरदस्त जो है वो लेडीज़ से आपको मिलवाएंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि इट्स अबाउट सिविल डिफेंस, यानी रेस्क्यू 1112। आपने बहुत सारी जगहों पर ये सुना भी होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई परेशानी हो गई है, तो आपने ये नंबर डायल करना है। और इसके कुछ इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज भी आपने देखे होंगे, जैसे कि कहीं आग लग जाए, मरी हो या इस्लामाबाद हो, बड़े बड़े वाक़यात हुए, बड़े बड़े इंसिडेंट हुए जिसमें ये लोग पहुंचते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। और इसमें बहुत सारे जो लोग मौजूद होते हैं वो वाकई बड़ा दिल से और चाहते हैं कि लोगों को बर वक्त जो है वो इमदाद मिले, बर वक्त पहुँचा जाए। लेकिन आज उस रेस्क्यू 1112 से यानी सिविल डिफेंस के इस शोबे से इन दो लोगों को देखकर मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और जब मैंने इनसे मिली, मैंने बात की, तो मैंने इनको यही कहा कि इट्स रियली अमेजिंग। ये दोनों ख़वातीन हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आयशा फ़ारूक, और ये स्टेशन इंचार्ज हैं 1112 में, और इसके अलावा युसरा अली जो कि इमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशन इंचार्ज हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग, आयशा और युसरा दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस इन योर शो। अरे नहीं, बल्कि आप लोगों को देखकर तो मैं खुद भी बड़ा हैरान हुई, और मुझे बड़ी हैरत हुई कि जिस तरीके से, क्योंकि ज़ाहिर है ये अपने प्रॉपर उसमें नहीं थी यूनिफॉर्म में, बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं जी,
ये हैं वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल, ये हैं वो एंथुसियास्टिक लेडीज़ जिन्होंने जो है ना वो कहते हैं कि स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना, यानी कि हम हर शोबे में आगे हैं, हम हर शोबे में कमाल कर सकते हैं। तो जनाब युसरा से पूछते हैं, युसरा 1122 यू नो अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को मदद की ज़रूरत है, बर वक्त उनको इमदाद चाहिए, लोगों के घर में अगर प्रॉब्लम है, और किस तरीके से फिर आप जो है वो इसको डील करती हैं, बताएं युसरा। जी बिल्कुल, हमारे जो रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर हैं मखदूम महबूब जमान और जो हमारे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर आबिद जलादी, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है लड़कियों के लिए, स्पेशली कि हाँ जहाँ पे पहले मर्द हजरात काम करने के लिए जाते थे, फायर फाइटिंग के लिए जाते थे, वहीं पे अब हमारी फीमेल फायर फाइटर्स हैं जो जा रही हैं और वहीं पे फायर इंसिडेंट पे रिपोर्ट कर रही हैं, या कोई भी स्ट्रक्चर कोलैप्स का कोई हो या ड्रोनिंग के केसेस हो, वहाँ पे ऐसे ही शाना बशाना वो काम कर रही हैं। तो हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं और फायर इंसिडेंट से रिलेटेड, तो जैसे कि आपने सुना होगा रिम्पा प्लाजा में आग लगी थी, हाँ अभी रिसेंटली जी, हाँ बल्कि दूसरी दफ़ा लगी थी, और आरजे सेंटर आपने सुना होगा वहाँ पे लगी थी, काशिफ सेंटर में इतनी बड़ी आग लगी थी। तो अभी हैदरी के मॉल के मैंने हैदरी के एरिया में बेसमेंट में भी कहीं आग लगी हुई थी। हाँ। तो वहाँ पे जैसे हमारे मेल फायर फाइटर्स जा रहे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वहीं पे ही हमारी फीमेल फायर फाइटर्स भी अभी काम कर रही हैं और वहीं पे जा रही हैं, फायर फाइटिंग कर रही हैं और लोगों को इवैक्यूएट करना, वहाँ पे लोगों की जानें बचाना और अपनी सेफ्टी के साथ। तो ये एक चैलेंजिंग था, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये चीज़ की है कि जहाँ पे फीमेल फायर फाइटर्स हैं और एक रेस्क्यू का भी अच्छे तरीके से उन्होंने किया है कि आगे काम कर। अच्छा जनाब, ये बताएं आयशा कि ये वाकई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बड़ी है। अभी इन्होंने कितने सारे बैठे बैठे ना युसरा ने इतने सारे इंसिडेंट गिनवा दिए कि यहाँ आग लगी, यहाँ ये प्रॉब्लम हुई, यहाँ ये प्रॉब्लम हुई। ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उसके साथ साथ एक्टिव रहना, यानी आपको हर जो कंप्लेन है, हर जो बंदा आपको कांटेक्ट कर रहा है उसमें एक्टिव रहना, उसको फिर ये जज करना कि नहीं ये बिल्कुल ठीक कॉल है या नहीं है, या किसी ने ऐसे ही तो नहीं कर दी, क्योंकि मामूली झगड़ों पे भी तो लोग कांटेक्ट कर लेते हैं ना कि घर में कोई मामूली सा झगड़ा हो गया या कोई डोमेस्टिक वायलेंस की सिचुएशन है, वो कैसे फिर आप लोग डील आउट करते हैं, या उसमें भी 1122 जाती है अगर डोमेस्टिक वायलेंस भी हो? जी जी बिल्कुल, हमारा जो है कराची में इस वक्त सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल है, जो कि तमाम कॉल्स को ऑपरेटर और मॉनिटर कर रहा होता है। तो उसके अंदर हमारे पास जो भी केसेस होते हैं, लाइक जैसे वो फायर का है या बिल्डिंग कोलैप्स का है या ड्राउनिंग का केस है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो वो कॉल्स के बाकायदा कोड्स होते हैं और उसके मुताबिक हम कॉल रिसीव करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस है तो हमारे पास जेंडर डेस्क भी मौजूद है, वहाँ पे जो है कॉल्स आती हैं और उनको उन रेलिवेंट इदारों तक पहुँचाया जाता है, जैसे जो है मददगार पुलिस है उसको उस तक पहुँचाया जाता है, और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि कानून, लॉ और ख़वातीन के लिए मोस्टली ज़रूरत ख़वातीन इन चीज़ों का ज़्यादा निशाना होती हैं, और मर्द हजरात भी होते हैं क्योंकि इट्स जेंडर बेस्ड, तो इन दोनों चीज़ यानी इनको उन कॉल्स के थ्रू रेलिवेंट इदारों तक पहुंचा दिया जाता है। सही। अच्छा युसरा, आप जिस तरीके से अभी ये सारा कुछ बता रही थी, तो जब ये इस तरह की कॉल्स आती हैं आपके पास, तो उसमें ज़्यादातर कभी आपको इस तरह की कॉल्स आई है कि कोई घर का कोई आपको कोई किसी ने इशू बताया हो, घर में कोई ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस हो, या फिर कोई और मेडिकल हेल्प की ही ज़रूरत पड़ गई हो, या इस तरह का कुछ? क्या किस तरह के केसेस के ऊपर आप लोग फ़ौरन से रिस्पॉन्स करते हैं और आप लोगों को लगता है ये हमारा डोमेन है, ताकि आज आवाम को भी ये पता लग जाए कि रेस्क्यू 1122 में आप किन किन चीज़ों के लिए कॉल कर सकते हैं? जी, रेस्क्यू 1122 में बेसिकली हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। जैसे कोई फायर इंसिडेंट हो गया, कोई हमारा ड्रोनिंग का केस हो गया, ये तो मेजर इंसिडेंट्स हो गए, अर्बन सर्च, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, और कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, उसके साथ जैसे कि किसी के साथ वायलेंस हो गया या कुछ हो गया, घर में घर के जो मसले होते हैं, तो हमारे पास जेंडर डेस्क, जैसे आयशा ने बताया कि डेवलप है, हमारे पास कॉल रिसीव होती है, हमारे पास जेंडर डेस्क फीमेल ऑफिसर्स मौजूद हैं, सही, जो उन चीज़ों को टैकल कर रही होती हैं, उनको देख रही होती हैं और फिर उन पे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। उसके साथ साथ जो हमारे बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड करके और उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फिर हम उसका एक केस जनरेट करके। ये युसरा देखें ना कि जैसे अब किसी के घर में प्रॉब्लम हुई है तो उसको तो इंस्टेंट हेल्प चाहिए, इंस्टेंट रिस्पांस चाहिए, तो आपका जो रिस्पांस का दौरानिया है जिसको कहते हैं ना कि रिस्पांस टाइम क्या है?
अच्छा देखें, रिस्पांस टाइम हम तो कोशिश करते हैं कि एज क्विक वहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि कोई मेडिकल इंजरी होती है तो हमारी जो हमारे पैरामेडिक्स हैं और EMTs हैं वो वहाँ मौजूद होते हैं उनको फर्स्ट एड देने के लिए। लेकिन आपको पता है कराची का ट्रैफिक और इसमें लोगों का एक सिविक सेंस भी होता है कि वो रास्ता नहीं दे रहे होते अक्सर। लेकिन फायर के लिए हमारी जो कोशिश होती है कि हमारा रिस्पांस टाइम है हम पहुँच जाएँ 15 मिनट तक। और इस तरह के अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस भी आते हैं तो कोशिश यही होती है कि आप बर वक्त पहुँचे ताकि उनको मेडिकल असिस्टेंस उसी वक्त जो है मिल सके। लेकिन इस तरह की भी तो जो है ना वो सामने आती है खबरें कि भाई रेस्क्यू 1112 वाज लिटिल बिट लेट और वो इंसिडेंट था तो नहीं पहुंच सके। तो वो क्या फिर आपके सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पर आप बर वक्त नहीं पहुंच पा रहे, तो उसमें क्या हर्डल्स होती हैं आपको ना पहुंचने में कहीं भी, अगर ऐसा कुछ होता है? जी, मेजर इशू जो हमें कराची में इस वक्त फेस हो रहा है वो ट्रैफिक का इशू है। अच्छा, आपको पता है कि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हमारे जैसे कि डिस्ट्रिक्ट स्टेशन भी, सैटेलाइट स्टेशन भी बने हुए हैं, जैसे DHA में भी बना है, तो हमारा रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम हुआ है। सही। लेकिन जो ट्रैफिक जो होती है ना, ये एक मेन कंसर्न होता है। एक तो बड़ी गाड़ी को जगह देना। अभी लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है कि फायर टेंडर आ रहा है, उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ पे इमरजेंसी है और कहाँ पे किस तरीके से करना है, तो वो जगह नहीं दे रहे होते। तो अगर लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए कि कोई फायर इंसिडेंट हुआ है, वो जगह दें, जैसे कि वो एम्बुलेंस को दे रहे होते हैं। जैसे भाई आप लोग एम्बुलेंस को जगह देते हैं, इसी तरह से अगर कोई फायर टेंडर वहाँ से जा रहा है तो फिर आप उसको जगह दें। जाहिर सी बात है अगर वो सड़कों पर इस तरह से तेज़ी से भागता हुआ चलता हुआ नज़र आ रहा है और ड्राइवर उसकी ड्राइविंग कर रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई इमरजेंसी होगी। तो इतना जनरस रहें कि अगर इस तरह के मामला हों तो रास्ता ज़रूर दें। इस हवाले से कुछ जो है वो आप लोगों की क्या वैसे SOP क्या होती है कि कितने टाइम के अंदर रिस्पॉन्स करना है, कितने टाइम में पहुँचना है, और किसी की कोई कंप्लेन है तो उसको फ़ौरन से आगे पहुँचा के कैसे फिर इस कॉल को, कंप्लेन को, केस को टेकअप करना? जी, जितना जल्दी हम वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं हम करेंगे। कभी होता है कि हम 5 मिनट्स में कर ले होते हैं, कभी 15, कभी 20, डिपेंड करता है कि वो एरिया कितना दूर है और वहाँ पे हमें रिस्पॉन्ड वो ट्रैफिक के क्या इश्यूज़ हैं। सही। तो ये बताएं कि थोड़ी सी फेक कॉल्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि कुछ लोग इस तरह से तंग करने के लिए या फेक कॉल्स या फिर बहुत माइनर इश्यूज़ के लिए भी आपको कांटेक्ट करते हैं कि आप कहते हैं नहीं हमारा इशू तो नहीं है, ये तो आपके अपने घर का इशू है, आपने इसके लिए 1112 पे क्यों कॉल किया? ऐसा कभी कुछ होता है? बिल्कुल, देखें फेक कॉल्स भी आती हैं लोग, और मुझे ये होता है कि एक इमरजेंसी का नंबर है वो जो है बिल्कुल जो है वो बिजी ना जाए, क्योंकि इमरजेंसी जो है कराची जैसा बड़ा शहर है, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे आपको फायर के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। अभी आप देखें कि परसों की बात है कि 6-7 केसेस से फायर के वो एक दिन में रुनुमा हुए। तो बस यही होता है कि लोगों को हम अवेयरनेस, तो यही मैसेज भी होता है कि आप जो है इन इमरजेंसीज नंबर्स को बिजी ना करें। और जो प्रैंक कॉल्स आती हैं उनका भी एक रिकॉर्ड जमा हो रहा होता है। अच्छा। और उनको ये फिर बताया भी जाता है कि आप इस तरीके से उनके लिए एक्शन इस तरीके से होता है कि अगर वो काफ़ी दफ़ा करें और वो एक प्रैंक कॉल के तौर पे हो तो कुछ अरसे के लिए वो नंबर अटेंड नहीं किया जाता, क्योंकि लोगों में इतना तो सेंस होना चाहिए कि एक इमरजेंसी की सर्विस है और जहाँ पे आपको अगर आप बिजी करते हैं कॉल या बार बार करते हैं तो जो वाकई मुसीबत में उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी उस इमरजेंसी तक जाना। बिल्कुल ठीक है। ये भी चीज़ बोली गई है कि जो है ना वो मदर्स बोल रही होती हैं कि एक तो 1122 बहुत इजी नंबर है, हमने ये सिलेक्ट किया कि लोगों को पता हो कि कोई इमरजेंसी हो या कुछ भी किसी भी सूरत हाल में वो फ़ौरन कॉल कर सकें। तो वो मदर्स क्या कह रही होती वो बोल रही होती हैं कि बच्चे को ना 112 मिला दिया और वो कॉल कर दी क्योंकि इजी नंबर है आपका। तो फिर हम उनको गाइड कर रहे होते हैं, उनको हम समझा रहे होते हैं कि क्योंकि हमारे 3 कॉल्स प्रैंक कॉल्स आई और कोई इमरजेंसी नहीं, उसके बाद वो हम कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर देते हैं। चलिए जी, ये बहुत अच्छा बात जो है वो बताई है हमें युसरा ने और आयशा ने। और बात वही है ना कि हम लोगों को खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। तो अगर 1112 के ऊपर आप 2 या 3 मरतबा से ज़ायद कॉल करेंगे या कोई प्रैंक कॉल करेंगे या कोई ऐसे माइनर इशू के लिए कॉल करेंगे जो कि उनके लिए इशू नहीं है, तो फिर आपकी जो कॉल है कुछ अरसे के लिए ब्लॉक हो जाएगी। और इससे नुकसान ये होगा कि खुदा न खास्ता आपके घर में कोई वाकई इमरजेंसी हो जाती है तो फिर आप वहाँ कॉल मिलाने के लिए एबल नहीं होंगे जब तक वो आपका नंबर अनब्लॉक नहीं करते। तो शो में या वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आयशा और युसरा से जो है वो मज़ीद डिस्कशन करेंगे। लेकिन क्योंकि डिस्कशन इतनी अच्छी है तो हम इसको कंटिन्यू ज़रूर करते हैं। अच्छा, ये बताएं कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप लोगों ने अब तक की इस, आपने बताया आपको 2 साल हो गए यहाँ पर, अब तक के इस 2 साल के टेन्योर में इस जगह पर रहते हुए आपने फेस किया हो, आप ऑन दी स्पॉट गए हों और आपने कुछ ऐसे मनाजिर देखे हों
जिसमें आप ये सोच रहे हो कि हम हेल्प करें या हम बैठ के रो लें, या हमारे अंदर इतनी एनर्जी है कि हम ये सब कुछ रैप कर सकें, किसी की मदद कर सकें? अच्छा देखिए, सर्विस तो 2 साल से वकू पजीर है, लेकिन हम जो है जुलाई से हमने ज्वाइन किया है। और ये पाकिस्तान के लिए भी और सुबह सिंध के लिए भी बड़े एजाज़ की बात है कि अब तक का सबसे बड़ा फ़ीमेल बैच जो कि तकरीबन 80 के करीब ख़वातीन हैं, उन्होंने रेस्क्यू ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह इन यूनिफॉर्म सर्विस वो अपनी सारी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और यही जैसे कि युसरा ने भी बताया कि तो सिंध हुकूमत सिंध ने भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है और साथ में हमें एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है। और जहाँ तक आपके सवाल की बात है, आप मुझे थोड़ा रिपीट करेंगे? जी जी, मैंने आपसे ये पूछा कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि आपको याद रहा हो, आप ऑन दी स्पॉट गई हो, वहाँ पर आपको बहुत आपकी फीलिंग्स इस तरह से हुई हो कि मैं हेल्प कैसे करूँ या फिर मैं अपने आप को संभालूँ। मतलब एक इंसान का अपना एक इमोशनल एंगल भी होता है ना, जो कि आप जब कोई खबर सुनते हो तो सबसे पहले आप ये फील करते कि ये मैं खबर जो है वो प्रेजेंट कैसे करूँ, ये तो अचानक से सडन इतने लोगों के साथ ही हो गया। सो इस हवाले से बिल्कुल देखें, शुरू में जब आए थे तो ये जो है काशिफ सेंटर वाला वाक़या हुआ, इसके अंदर हमने खुद देखा जो ख़वातीन थी वहाँ पे ट्रैप्ड हो गई थी और वो ऊपर चली गई थी। फिर हम क्योंकि एक प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग लेके आए थे और हमें ये है कि हाँ एक जब कोई इंसिडेंट हो जाता है तो इसके बाद डीप ब्रीफिंग्स भी होती हैं जिनमें इमोशनल स्ट्रेसेस पे भी बात की जाती है। स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें? इसी तरीके से कंट्रोल करते हैं। देखिए, एक तो इसका पार्ट है कि हम जो है हमें कहा है कि हमें फिट रहना है। फिटनेस इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ ज्वाइनिंग रेस्क्यू 1112। तो जब आप फिटनेस की लाइन को पर चलते हैं तो आप वैसे भी आपको पता है कि थोड़ा स्ट्रेस आपका रिलीज़ होता है और इसके बाद जो भी स्ट्रेसेस हमें वहाँ पे आते हैं वो हम देन देयर डिस्कस भी करते हैं आफ्टर ऑपरेशन। और इसी तरीके से हम क्योंकि हम मजबूत होंगे तो जो लोग हैं मुसीबत बिल्कुल में, आप लोगों को मजबूत रहना ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप लोगों की हिम्मत से वो लोग भी मजबूत होते हैं जिनको आपकी मदद चाहिए होती है। अच्छा जनाब, आप कुछ जो है वो विश कर देते हैं। और ये एक बड़ी क्यूट सी बच्ची हैं और इनका नाम है कि हमना रज़ी, और आखिर क्योंकि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनकी ये बेटी है और उनकी ये है पहली बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे टू यू हमना और विश यू गुड लक। हियर वी गो नाउ। और ये बड़ी क्यूट सी है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जनाब, आयशा और युसरा हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने जो है वो बातें की और बहुत चीज़ें आप लोगों ने शेयर की जो बहुत सारे लोगों के काम आएंगी। एक लाइन का बस मैसेज दे दें लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से, अपने काम के हवाले से? व्हाट डू यू वांट टू से कि लड़कियों को इस फील्ड में आना चाहिए एंड ऑल? अच्छा, मैं ये कहूँगी देखिए है तो एक देखिए मुश्किल पेशा तो है, लेकिन ये कि अपने आप को मनवाना, जिस तरीके से तमाम दुनिया में ख़वातीन अपने आप को मनवा रही हैं। आप देखें कि बाहर के मुल्कों में भी फायर फाइटर ख़वातीन होती है, पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हुआ है और ये एक बहुत बड़े एजाज़ की भी बात है। और कि अपने आप को किसी ऐसे नॉन ट्रेडिशनल कैरियर में अपनी ताकत का लोहा मनवाना, आपको उसमें खुद भी बड़ा प्राउड मूवमेंट होता है, वो फैमिली के लिए भी, लोगों के लिए भी और ख़ुद के लिए। तो मेरा मैसेज तो ये है कि जो है आप अगर इस फील्ड में आएँ तो इस फील्ड में आने से लड़कियां कतराती हैं क्योंकि लाहौर में इसकी ट्रेनिंग है 6 महीने की, सर्द गम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ट्रेनिंग में, लॉन्ग प्रोसेस है, मुश्किल भी है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं। लेकिन अगर आप कुछ अपने आप को एक चैलेंज देख कर कहेंगे कि मैं ये कर सकती हूँ, एंड बीइंग अ वुमेन यू कैन शो योर पावर्स एंड यू कैन शो योर एनर्जीज, तो ये दुनिया के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। चलिए जी, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया। आयशा और युसरा हमारे साथ शो पर मौजूद थी और अगर इंटेंशन हो, हिम्मत हो तो क्या कुछ नहीं बदला जा सकता, बिल्कुल बदला जा सकता है। और हमें बड़ी खुशी होती है कि जब इस तरह से पाकिस्तान में पहली दफ़ा सिविल डिफेंस के शोबे में और रेस्क्यू 1112 में ये ख़वातीन आई और फिर उन्होंने आकर जो है इतना ज़बरदस्त काम किया और फिर अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए। तो हमारी ख़वातीन हर शोबे में, हर फील्ड में आगे, और आज के दिन का यही रेजोल्यूशन है कि हमने अपने आप को चेंज करना है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को चेंज करना है और हमने अपनी जिम्मेदारी एटलीस्ट निभाते जाना है। तो आज के शो से फिलहाल इतना ही। कल फिर लेकर आएंगे आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिटी एट 10।